So hey everyone, myself Annu and I am a medical student. So in this video we discuss a very important topic that is central pool quota in NEET. सो सेंट्रल पूल कोटा क्या होता है, इसमें कौन कौन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, कैसे प्रोसेस इसका होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। A to Z आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। प्लस मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको कोई इस प्रोसेस में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, कहीं भी आपको रिजेक्शन फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सेंट्रल पूल कोटा किसके लिए होता है? तो ये 7 फोर्सेस हैं हमारी पैरामिलिट्री की, CAPF, उन सभी वार्ड्स या फिर वाइफ के लिए ये होता है सेंट्रल पूल कोटा, ठीक है। तो अब ये 7 फोर्सेस कौन कौन सी हैं? तो जिनके भी फादर या हस्बैंड CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल या IB, इन कोई भी फोर्सेस में अगर हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है कोई भी एक्शन वगैरह में, या वो डिसेबल हो चुके हैं, तो वो सभी वार्ड्स एंड वाइफ एप्लीकेबल हैं सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू नीट में काउंसलिंग करा के और अपना MBBS या फिर BDS में सीट ले सकते हो। सो आइए हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके नीट के रिज़ल्ट के बाद निकलते हैं, ठीक है। जब नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा, री नीट का रिज़ल्ट जब आ जाएगा, तब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके जारी होंगे। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये किसी भी नियर बाय पैरामिलिट्री ऑफिस जाके आप भर सकते हो ऑफलाइन, मतलब ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म आपको सबमिट कराना होता है, और कैसे कराना होता है मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहला अपेंडिक्स ए जो मैंने आपसे बताया, आप ऑफिस जाओगे वो आपको क्या देंगे, पूरा फॉर्म देंगे आपको, ठीक है। वो फॉर्म आपको खुद भरना होगा या वहाँ आप बैठ के भी भर सकते हो, ठीक है। आप उनसे पूछ के भी भर सकते हो या घर ला के फिर भर सकते हो उसको, क्योंकि आपको वो फॉर्म घर तो लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे MO के साइन चाहिए एक तो, और दूसरी चीज़ की आपको 3 कॉपी चाहिए इसकी, मतलब एक तो हो गया आपका मेन, उसके साथ 3 और कॉपी चाहिए इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। उसके बाद सेकंड है फॉर्म O, सर्विंग सर्टिफिकेट, मतलब फॉर्म O क्या होता है, सर्विंग सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद है फिटनेस सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, नीट का रिजल्ट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी OBC SC या ST कोई कैटेगरी है तो, डेथ सर्टिफिकेट, जिनके फादर या हस्बैंड की डेथ हो गई है सर्विस के दौरान, ठीक है, या कैसे भी, तो वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए आपको। रिटायर्ड हो चुके हैं तो PPO या रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट, अगर 12th के बाद आपका कोई गैप ईयर है तो गैप सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, उनके लिए जिनके हस्बैंड या फिर फादर जो हैं एक्शन में किल हो गए हैं, तो कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद ऑर्डर ऑफ परमानेंटली डिसेबल इन एक्शन, जिनके भी फादर या हस्बैंड जो हैं वो परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं एक्शन के दौरान, उनको बोर्ड आउट कर दिया है सर्विस से, तो उसका भी आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको चाहिए होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अब प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आप। इसमें क्या होता है, MBBS या BDS सीट आपको मिलती है प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो प्रायोरिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो पहली प्रायोरिटीज़ उनको मिलेगी जिनके फादर या हस्बैंड एक्शन के दौरान उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अगर आपके पास कैजुअलिटी सर्टिफिकेट होगा तब भी आपको प्रायोरिटी फर्स्ट में माना जाएगा। अगर आपके पास कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, मान लो इधर ही काफ़ी बच्चों का वो हो जाता है मिस्टेक, अगर एक्शन में उनकी डेथ हुई है तो आपको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। अगर सर्विस के दौरान डेथ हुई है, इम्पोर्टेंट बात है ये, सर्विस के दौरान अगर डेथ हुई है तो आपको प्रायोरिटी फर्स्ट में नहीं रखा जाएगा। मेरे केस में यही कन्फ्यूज़न था बहुत बड़ा, मैं ये सोच के चल रही थी कि मैं प्रायोरिटी फर्स्ट में आती हूँ, ठीक है, बट ऐसा नहीं था।
वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब प्रायोरिटी फर्स्ट आपको क्लियर हो गई। सेकंड प्रायोरिटी है जो परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं एक्शन में या बोर्ड आउट कर दिए सर्विस से, मतलब परमानेंटली डिसेबल हो गए और फिर वो बोर्ड आउट कर दिए सर्विस से, तो वो सेकंड प्रायोरिटीज़ में आएंगे। थर्ड प्रायोरिटीज़ में जितने भी हमारे सर्विंग पर्सन हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, वो सब आएंगे। ऑल दो थर्ड प्रायोरिटीज़ में ही हमारे जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हुई है वो भी थर्ड प्रायोरिटीज़ में ही कंसिडर किए जा रहे हैं, किए जाते हैं मतलब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2024 की कट ऑफ की बात करें तो वो कुछ लगभग 650 गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ना वो बताए गए हैं कि कितने मार्क्स पे बच्चों को कॉलेजेस मिला है और किस प्रायोरिटी पे थे वो। तो ये असम राइफल प्रायोरिटी फर्स्ट में 410 नंबर पे अनरिजर्व कैटेगरी से इनको सीट अलॉट हुई है। किस कॉलेज में अलॉट हुई है ये आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, ठीक है। उनकी वेबसाइट होम मिनिस्ट्री करके है कुछ, उसकी वेबसाइट पे आप ये देख सकते हो। लाइक सीआरपीएफ प्रायोरिटी फर्स्ट 207 पे एससी कैटेगरी से कॉलेज मिला हुआ है। उसके बाद आईटीबीपी प्रायोरिटी फर्स्ट 374 मार्क्स से एसटी कैटेगरी से उनको कॉलेज मिला हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली तो प्रायोरिटीज़ फर्स्ट में लाइक बहुत कम मार्क्स पे बच्चों को सीट मिली हुई है, 299, 295, 259, ठीक है। प्रायोरिटी फर्स्ट में 326 OMG ये गया है। 139 पे भी बच्चों को कॉलेज मिला हुआ है एससी कैटेगरी। 207, 243, 144 ओबीसी कैटेगरी सीआरपीएफ। सो प्रायोरिटीज़ थर्ड की अगर हम बात करें ना तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखो, अगर प्रायोरिटी फर्स्ट और सेकंड है ना आपकी, तो आपको बहुत इजीली कॉलेज मिल जाएगा बहुत ही कम नीट स्कोर पे। लेकिन प्रायोरिटी थर्ड है तो वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है, जैसे 618, 659, 651, और ये भी हमारे कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये मार्क्स हैं प्रायोरिटी थर्ड वालों के। उसके बाद यहाँ पे सीट होती है, एमबीबीएस की भी सीट होती है, बीडीएस की भी सीट होती है। एमबीबीएस के लिए 26 सीट एंड बीडीएस के लिए 3 सीट अवेलेबल हैं। सो टोटल हो गई 29 सीट सेंट्रल पूल कोटा के अंदर। तो एमबीबीएस में काफ़ी सीटें हैं, ठीक है। अब ये सीटें कैसे अलॉट होती हैं, कैसे क्या होता है, तो जितने भी अलग अलग स्टेट में कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो पैरामिलिट्री के जो भी हैं वो हमारी कुछ सीट रिज़र्व करा लेते हैं कॉलेज के अंदर, 1 सीट या 2 सीट कि आगे हम हमारे पैरामिलिट्री के बच्चों के लिए रिज़र्व करवा लेते हैं और उनको हम सीट दे देंगे। और जिनके फादर डिसेबल हो गए हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है तो उनके लिए इजी हो जाए कि उनको लो नीट स्कोर पे भी एमबीबीएस सीट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे इनका कुछ प्रोसेस होता है। कॉलेजेस हैं इनके अंदर अगर आपको सीट मिलती है, ठीक है, तो कौन से कॉलेजेस के अंदर आपको सीट मिलेगी, किन स्टेट के अंदर आपको सीट मिलेगी, तो ये आपका है एमबीबीएस के लिए, ठीक है। तो एमबीबीएस में जो 26 सीटें हैं वो कैसे दी गई हैं, तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है 3 सीटें हैं। मेडिकल कॉलेज केरला 2 सीट, एसके मेडिकल कॉलेज बिहार 2 सीट, एएन। तो ये सब आप देख सकते हो, 2-2, 1-1 सीटें हैं। दिल्ली, केरला, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है चंडीगढ़ वहाँ पे। उसके बाद केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला ज़्यादा तो साउथ में ही है, झारखंड, यूपी, एमपी, तो ये कॉलेजेस हैं देख सकते हो। राजस्थान भी है एक कॉलेज, एसपी मेडिकल कॉलेज राजस्थान, और एक वीएमएमसी भी है दिल्ली में, ठीक है। बीडीएस में 3 सीटें हैं, ये उसके कॉलेज हो गए। डॉक्टर एम डेंटल कॉलेज कोलकाता 1 सीट, केजी डेंटल कॉलेज लखनऊ यूपी 1 सीट, पटना डेंटल कॉलेज पटना बिहार में 1 सीट, ठीक है। तो ये हो गया। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ये कांड किया था 2024 में, यानी कि मैंने सेंट्रल पूल कोटा में अप्लाई किया था 2024 में फॉर एमबीबीएस और बीडीएस दोनों सीटों पर ही। वो आपको चॉइस देते हैं कि आपको एमबीबीएस चाहिए, बीडीएस चाहिए या बोथ। तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरी कुछ मिस्टेक ऐसी हो गई थी या कन्फ्यूज़न कह लो कि मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था इस ईयर में। तो
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगी। ठीक है। तो मैंने CAPF की काउंसलिंग कैसे कराई थी, बाकी मैंने इस वीडियो में आपको आइडिया दे दिया कि मेरे को क्या कन्फ्यूज़न हुई थी क्या नहीं। तो लाइक यही था कि आपको एक तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है कि आपको क्योंकि मेरे पास कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, और जिसके पास कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं होता तो वो प्रायोरिटी फर्स्ट के अंडर नहीं माने जाते। आपको प्रायोरिटीज़ अपनी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता जितना आपको आसान दिखाई दे रहा है। जब आपका नीट रिज़ल्ट आएगा तो आप CAPF की काउंसलिंग कराओगे, ऑफलाइन होती है इसकी काउंसलिंग, और वहीं से आपको जो ऑफिस वाले हैं उधर के वो आपको फ़ोन करके बताते हैं, सारी जानकारी आपको उनके थ्रू ही मिलती है, ठीक है। कोई ऑनलाइन इसका कोई वो नहीं है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करें, ऑफलाइन ही होता है। और ये था। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो थैंक यू सो मच।